बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अर्शद ख़ान, अपने चैनल लेट्स लर्न पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम रेशो एनालिसिस और उसके MCQs जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको तमाम जो रेशो के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं रेलिवेंट टू फाइनेंस उनको देखेंगे। ये अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों में ही यूज़ होते हैं रेशो एनालिसिस में। तो ये फार्मूले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि अकाउंटेंट का पेपर हो या लेक्चर कॉमर्स का पेपर हो, रेशो के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उसके MCQs को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं लिक्विडिटी रेशोज़ जो हैं हमारी, उसमें मेजर जो हमारी रेशोज़ होती हैं वो दो हैं। करंट रेशो है, दूसरी एसिड टेस्ट रेशो है। इसको क्विक रेशो भी कहते हैं, इसको लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, इसको बैंकर्स रेशो भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। तो करंट रेशो की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ होता है, और ये जो करंट डेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको मीट करने की एबिलिटी को जाहिर करती है। और एसिड टेस्ट रेशो ये लिक्विड रेशो कहलाती है, यानी कि इसमें हम जो लिक्विड एसेट्स होते हैं जिसको क्विक एसेट्स भी कहते हैं सिर्फ उनको लेते हैं, यानी कि वो एसेट जो कि फ़ौरन या तो पहले से ही कैश में मौजूद हैं या जिनको हम फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तमाम एसेट्स जो हैं वो हमारे लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कहलाते हैं। जबकि ये जो रेशो है हमारी ये मेजर करती है एबिलिटी टू मीट करंट डेट विद मोस्ट लिक्विड जो करंट एसेट्स हैं उनके साथ हम अपनी लाइबिलिटीज़ को किस तरह से मीट कर सकते हैं, इसका ताल्लुक इस चीज़ के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं लिवरेज रेशोज़ जो हैं। इसमें पहले डेट टू इक्विटी रेशो है, इसका फार्मूला देखें। जिस भी फार्मूले के अंदर याद रखें, किसी भी जो रेशो है उसके अंदर अगर 2 का लफ्ज़ आता है तो आपको उसको फार्मूले को याद करना बड़ा आसान हो जाता है कि 2 से पहले जो लफ्ज़ आएगा उसको आप नोमिनेटर में रखेंगे, यानी कि उसको पहले रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जो 2 के बाद लफ्ज़ आएगा उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें डेट टू इक्विटी रेशो में, तो टोटल डेट को आपने ऊपर रखा है और इक्विटी रेशो जो इनके शेयर होल्डर इक्विटी है या इक्विटी है उसको आपने डिनोमिनेटर में रखा है। तो डेट टू इक्विटी रेशो का फार्मूला होगा टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल डेट से मुराद है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तमाम लाइबिलिटीज़, इसमें तमाम जो है वो डेट्स आपके शामिल होंगे। और इक्विटी जो है उसमें आपका शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम प्रीमियम वगैरह, रिजर्व वगैरह, वो तमाम के तमाम जो है इक्विटी में शामिल होते हैं। उसके बाद है डेट टू टोटल एसेट्स। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डेट को हम ऊपर रख रहे हैं और टोटल एसेट्स को नीचे रख रहे हैं। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये शो क्या करता है, शो द रेलिवेंट एक्सटेंट टू विच द फर्म यूजिंग बारोड मनी, यानी कि किस हद तक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बारोड मनी इस्तेमाल कर रही है, इनके बाहर से कर्जा लेकर जो है वो अपने बिजनेस को रन कर रही है। नेक्स्ट है कवरेज रेशो। इसमें एक रेशो इंपॉर्टेंट जिसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो कहते हैं। इसका फार्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस करने से पहले जो आपकी अर्निंग है, जिसको हम अगर सिंपल अल्फाज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, या हम इसको EBIT का नाम देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम डिवाइड करें अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस वो होगा जो आप लॉन्ग टर्म आपने लोन्स लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, उन पर जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं उसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस का नाम देंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशोज़। इसमें सबसे पहले रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है। इसका फार्मूला एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। देखें रिसीवेबल्स नॉर्मली हम एवरेज रिसीवेबल्स लेते हैं। अगर एवरेज रिसीवेबल्स अवेलेबल ना हों या कैलकुलेट भी ना किए जा सकते हों तो फिर हम क्लोजिंग रिसीवेबल्स जो हैं उनको इसमें काउंट कर लेते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है वो मेजर करती है हाउ मेनी टाइम्स द रिसीवेबल हैड बीन टर्न्ड ओवर ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कितनी मरतबा हमने रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। इसका आंसर जो है वो टाइम्स में दिया जाता है, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 4 टाइम्स, इतना भी है। और वो कहता है कि प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स, इससे हम रिसीवेबल्स की क्वालिटी को जज करते हैं। इसके बाद इसके साथ ही एक फार्मूला होगा रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इसको RTD कहते हैं। इसका फार्मूला होगा 365, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर आप 365 ले रहे हैं, ये नॉर्मली 360 भी लिए जाते हैं, तो उसको डिवाइड करेंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, RT इसको लिखा होगा, जिसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला है CGS ओवर इन्वेंट्री। CGS इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल और डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में यहाँ पर हम वही बात दोबारा कि अगर एवरेज इन्वेंट्री अवेलेबल होगी तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज़ करेंगे। और CGS जो है वो एक अलग से टॉपिक है। CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सिंपल है कि अगर हम सेल्स में से क्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ है। इसका फार्मूला भी सेम आप समझ लेंगे, 365 डिवाइडेड बाय IT मीन्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट हमारे पास है
जो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या इसको कैपिटल टर्नओवर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये मेजर करता है रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ टोटल एसेट्स टू जनरेट सेल, इनके हमारे एसेट्स की एफिशिएंसी जो है वो सेल्स को जनरेट करने के हवाले से कितनी है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आ जाती है, जिसको हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि नेट प्रॉफिट जो होगा हमारा आफ्टर टैक्सेस और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होगा। इसी तरह इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी पूछी जा सकती है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और इसको नॉर्मली परसेंटेज में जो है वो शो किया जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ पर हम यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स पर। इससे हमें आइडिया होगा कि हम कितना जो है वो रिटर्न हासिल कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि जो हमने एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर हमें कितना जो है वो रिटर्न मिल रहा है। तो कहता है मेजर्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन जनरेटिंग प्रॉफिट्स विद अवॉइड अवेलेबल एसेट्स, इनके अवेलेबल एसेट्स जो हैं उनके साथ हम कितनी एफिशिएंसी से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। अर्निंग पावर ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल भी इसको हम कह सकते हैं कि हमारे जो हमने पैसा लगाया हुआ है उसकी अर्निंग पावर कितनी है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर, यानी कि अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को, जिसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल, अभी हम पढ़कर भी आए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम मल्टीप्लाई करें टोटल एसेट्स टर्नओवर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है नेट से डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, तो आप इससे भी अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी रख लेंगे हम, और इसको भी एक दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट्स टर्नओवर, यानी कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करें इक्विटी मल्टीप्लायर से, और इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो तब भी आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी हासिल हो सकती है। अब हम नेक्स्ट पहला एमसीक्यूज जो है वो हम देखते हैं कि डिटरमिन अ फर्म्स टोटल एसेट्स टर्नओवर इफ़ इट्स नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ 5%, टोटल एसेट्स आर $8 million एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 8%। देखें इसमें उसने हमें जो चीज़ कैलकुलेट करने को कहा है वो है टोटल एसेट्स टर्नओवर। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखना ही है कि जो चीज़ उसने रिक्वायर की है उसका फार्मूला क्या है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट्स जो कि 8 मिलियन के हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन नेट सेल्स हमें मालूम नहीं है, तो नेट सेल को हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लगाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आप जानते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है। अब इसमें हम फार्मूले में जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है वो पुट कर देते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0.08 है इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। सो नेट प्रॉफिट जो होगा वो हमारा, यानी कि अब देखें 8 मिलियन जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 6,40,000। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन जो हमें 5% दिया हुआ है उसका फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब हम नेट प्रॉफिट की जगह 6,40,000 पुट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन की जगह 0.05 पुट कर रहे हैं, और नेट सेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनको हम स्किप कर रहे हैं। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नेट सेल्स जो है वो हमारे पास निकल आती हैं 1 करोड़ 28 लाख। तो इसको हम जब नेट सेल्स हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं तो हम सिंपल अपना टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला जो कि नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स है वो हमने पुट किया, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.6। तो इस तरह से आप जो है वो रिलेशंस को यूज़ करते हुए अगर कोई आपको रेशियोज 2 दी हुई हैं और तीसरी कैलकुलेट करनी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसका आंसर फिर 1.6 होगा। नेक्स्ट हम इसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये उससे शॉर्ट है, उसमें टोटल एसेट्स टर्नओवर कैलकुलेट करना था। इसमें कहते हैं फेल्टन फार्म सप्लाई एंड कॉर्पोरेशन हैज़ एन 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ऑफ $3 लाख। देखिए इसमें टोटल एसेट्स $3 लाख हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% है। व्हाट आर इज सेल्स, यानी कि इसमें सेल्स मालूम करनी है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेल्स कैलकुलेट की हैं फाइनल जो है वो रेशो कैलकुलेट करने से पहले, तो सेम वही प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, उसमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो पुट कर देंगे तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। नेक्स्ट में नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो नेट सेल्स की फिगर है वो इसमें कैलकुलेट हो जाएगी। प्रोसीजर जो है वो मैंने आपके सामने इसमें लिख दिया है कि किस तरह से हमने ये आंसर $4,80,000 जो है वो कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट जो है वो हमारा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इम्प्रूव द करंट रेशो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि करंट रेशो को इम्प्रूव नहीं करेगी। देखिए सबसे पहली जो इसमें ऑप्शन है वो है बारो शॉर्ट टर्म टू
फाइनेंस एडिशनल फिक्स एसेट्स। तो ये जो ऑप्शन है हमारा कि हम अगर हम बारो करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस करने के लिए एडिशनल फिक्स एसेट्स को, तो इससे हमारी जो करंट रेशो है इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि जब हम बारो करेंगे शॉर्ट टर्म तो उसकी जो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी वो भी बढ़ेंगी, एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो वो भी सेम क्वांटिटी से बढ़ेंगे, तो उससे हमारी करंट रेशो जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज़ अनचेंज्ड बट द नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन। इसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा जो है वो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा डिक्रीज़ हो गया, कम हो गया ओवर द सेम पीरियड। दिस कुड हैव हैपेंड, ये क्यों हुआ? देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होने से मुराद इसका मतलब यही है कि या तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, या फिर हमारे जो है वो कोई टैक्स हमने ज़्यादा पे किया है, या हमने कोई इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। इन्हीं में से कुछ वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसमें उसने लिखा है कि यूएस कांग्रेस इंक्रीज़ द टैक्स रेट, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुल्क है उसकी गवर्नमेंट ने टैक्स रेट क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशोज़। इसमें सबसे पहले रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, इसका फार्मूला एनुअल नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। देखिए रिसीवेबल्स नॉर्मली हम एवरेज रिसीवेबल्स लेते हैं, अगर एवरेज रिसीवेबल्स अवेलेबल ना हों या कैलकुलेट भी ना किए जा सकते हों तो फिर हम क्लोजिंग रिसीवेबल्स जो हैं उनको इसमें काउंट कर लेते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है वो मेजर करती है हाउ मेनी टाइम्स द रिसीवेबल हैव बीन टर्न्ड ओवर ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कितनी मरतबा हमने रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर लिया है। इसका आंसर जो है वो टाइम्स में दिया जाता है, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 4 टाइम्स, इतना भी है। और वो कहता है कि प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स, इससे हम रिसीवेबल्स की क्वालिटी को जज करते हैं। इसके बाद इसके साथ ही एक फार्मूला होगा रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इसको आरटीडी कहते हैं। इसका फार्मूला होगा 365, यानी कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। अगर आप 365 ले रहे हैं, ये नॉर्मल 360 भी लिए ज़्यादा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन के रेलिवेंट ही है। इसमें कहता है कि कांजी कंपनी हैड सेल्स लास्ट ईयर $265 मिलियन इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ $25 मिलियन। तो यहाँ से ही हमें बात समझ आ गई कि इसमें से जो टोटल सेल्स 265 मिलियन हैं, जबकि 25 मिलियन इसमें से कैश पर है, तो इसका मतलब है $240 मिलियन जो है वो क्रेडिट सेल्स है। इफ़ इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज 36 डेज, इट्स एंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस इज क्लोजेस्ट टू। अब वो कहता है कि अगर इसका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 36 डेज़ हो तो इसकी अकाउंट रिसीवेबल की फ़िगर क्या होगी, अज्यूम करना है 365 डेज़ आई है। अब सबसे पहले देखें रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ का फार्मूला जो मैंने आपको बताया है पीछे लिखा हुआ है, वो क्या था कि नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, दैट्स मीन 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब आरटीडी यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ उसने हमें कैलकुलेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ है 36, उसकी जगह हम पुट कर देंगे। अब इसको जब हम चेंज करेंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू बन जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर हमारा आएगा 10.13888। मींस ये हमारे पास रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट हो गई है। अब रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला पुट करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल्स जो है वो हमारे पास उसने हमें फिगर में दी हुई हैं, जो कि टोटल और कैश दी हुई थी, उसकी मदद से मैंने आपको बताया कि हम क्रेडिट सेल्स $240 मिलियन हैं, तो 240 को हम डिवाइड कर देंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल पर, तो वो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 23.7, ये 67 मीन्स 23.7 मिलियन जो है वो आ रहा है। ये हमारे हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट चलते हैं कंपनी कैन इम्प्रूव लोअर इट्स डेट टू टोटल एसेट रेशियो बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एक कंपनी जो है वो किस तरह से अपने जो डेट टू एसेट्स रेशियो है, टोटल एसेट्स रेशियो, इसको लोअर कर सकती है। बारो मोर, अगर वो ज़्यादा बारो करेगी तो उससे तो उसका डेट बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके एसेट्स भी बढ़ेंगे, तो इससे तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, यानी कि सेम रेशो में होगा तो फिर रेशो चेंज नहीं होगी। शिफ्ट शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में चेंज करते हैं फिर भी कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि डेट जो है उसमें तो टोटल डेट शामिल होते हैं, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी इसी तरह। सी का ऑप्शन भी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में करें या लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में करें। तो लास्ट ऑप्शन है सेल कॉमन स्टॉक, अगर हम कॉमन स्टॉक को सेल करेंगे उससे जो है वो हमारे जो है वो डेट टू टोटल एसेट्स में क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि कॉमन स्टॉक को सेल करने से हमारा टोटल एसेट्स इंक्रीज़ कर जाएंगे और जो हमारा डेट है वो उतना ही रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम हो जाएगी और हमारी जो रेशियो इसका मतलब है वो इम्प्रूव कर जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। लो रिसीवेबल टर्नओवर इज़ डिज़ायरेबल, नो, हमेशा याद रखिएगा कि रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो हाई डिज़ायरेबल होता है। नेक्स्ट है द लोअर द टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो द लोअर द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द फर्म, ये बिल्कुल बात सही है, यही हमारा ऑप्शन राइट है कि लोअर जितना हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो होगी उतने ही हमारा फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगा।
नेक्स्ट मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसी MCQs के हवाले से है, ये मैंने इसलिए ऊपर स्टेटमेंट लिख दी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि कॉमन साइज बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स कैन बी सप्लीमेंटेड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ आइटम्स रिलेटिव टू अ बेस ईयर। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसको हम इंडेक्स्ड बैलेंस शीट भी कहते हैं, ये बेसिकली बनाई जाती हैं बेस ईयर को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि इसमें हम एक जैसे इसमें एग्जाम्पल दी फॉर अ कॉर्पोरेशन द बेस ईयर इज़ 2020। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस ईयर फिक्स कर देते हैं तो हम तमाम जो अपनी कैलकुलेशन है फिर उस बेस ईयर के मुताबिक ही करते हैं, यानी कि उस बेस ईयर को हम फिर 100 ट्रीट करते हैं और उसके मुताबिक फिर हमने जो रेलिवेंट सब्सिक्वेंट ईयर्स होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। तो रिटेन अर्निंग फॉर द बेस ईयर इक्वल्स 100% यू मस्ट बी लुकिंग एट, तो ये सिंपल इसका आंसर होगा इंडेक्स्ड बैलेंस शीट। नेक्स्ट है क्रिसली एंड क्रिंगल्स डेट टू एसेट्स रेशो इज़ 4, व्हाट इज़ इट डेट्स टू इक्विटी। लेकिन डेट टू टोटल एसेट जो रेशो है वो 4.4 है, 0.4। तो इसका मतलब है कि हमारे जो डेट है वो 0.4 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे इक्विटी है वो 0.6 है। तो इसी तरह हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशो, जो कि होगी डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, 0.4 डिवाइड बाई 0.6, 0.667 इसका आंसर होगा। फर्म्स ऑपरेटिंग साइकिल इज़ इक्वल टू ITD प्लस RTD, ये फार्मूला है, ये पीछे इसमें मेंशन नहीं था तो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि जो फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ प्लस रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़ होता है। तो अगर आप ये MCQs पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि फर्म्स ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज़ प्लस इट्स रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज़। तो याद रखना कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो इसके इक्वल है। इसी तरह कैश साइकिल भी अब याद रखिएगा कि जो फर्म का कैश साइकिल होता है वो उसका फार्मूला होता है ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेएबल टर्नओवर इन डेज PTD, या इसको हम अगर हम एक्सपेंड करें तो इस तरह में लिख सकते हैं। आपने भी ऑपरेटिंग साइकिल का फार्मूला पढ़ा है ITD प्लस RTD, उसमें से अगर हम माइनस कर दें पेएबल टर्नओवर इन डेज तो वो आपका फार्मूला बनेगा कैश साइकिल। नेक्स्ट है व्हेन डूइंग एन इंडेक्स एनालिसिस वी शुड एक्सपेक्ट दैट चेंजेस इन अ नंबर ऑफ फर्म्स करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स, जैसे कि कैश अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल वुड मूव आर रफली टुगेदर विद, यानी कि ये किससे चेंज होते हैं, कैश का अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, ये कौन सी चीज़ कौन सी आइटम इसके साथ रेलिवेंट है, अगर वो चेंज होगी तो ये अकाउंट्स भी चेंज होंगे। तो ये नेट सेल्स की अमाउंट है, नेट सेल्स अगर चेंज होंगी तो आपका कैश भी चेंज होगा, आपका अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल भी चेंज होंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड एम्स टू। देखें पहले तो ये समझ लें कि कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता गया है। कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया में सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उसको मेंटेन करें, यानी कि एक सिंगल अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड हो जो कि पूरी दुनिया में फॉलो किया जाए। तो इस कोशिश को, इस प्रोसेस को हम कन्वर्जेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। तो इसका मकसद बेसिकली क्या है, टू नैरो और रिमूव नेशनल अकाउंटिंग डिफरेंसेस, यानी कि जो अकाउंटिंग डिफरेंसेस हैं डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उसको कम से कम करना या उसको रिमूव करना जो है वो हमारा मकसद है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।